तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, जो अगला दिन हम पढ़ाई किए थे वो यहाँ तक पढ़े थे, उसमें 2-3 बात और जोड़ना है अभी। लेकिन उसमें से एक प्रमुख बात जो था ये था कि जब इन दोनों ने काम किया तो क्या देखा कि एनिमल सेल जो होता है उसके बाहर में जो है ना थीन आउटर मेम्ब्रेन का लेयर होता है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा गया, और प्लांट सेल जो था उससे वो आपका एनिमल सेल से थोड़ा सा अलग था। और उस अलग क्या था कि उसमें जो आपका सेल मेम्ब्रेन था उसके बाहर में एक हार्ड स्ट्रक्चर था, हार्ड आपका वाल था जिसका नाम दिया गया सेल वाल। अब यहां पर आता है कि सेल थ्योरी क्या है, ठीक है, या सेल हाइपोथेसिस क्या है। तो इस पे बात करें अब हम, अभी इस पे जाते हैं। हम एक बार फिर बोल रहे हैं, कल पीछे का जो पढ़ाई था उसमें जो है ना एक बात आया था, 3 शब्द, एक हाइपोथेसिस, एक आया था आपका थियोरी अगर याद हो तो, और एक आया था प्रिंसिपल या लॉ, ठीक है। ये 3 शब्द आया था। क्या अंतर था हाइपोथेसिस में? तो बोले थे कि केवल जो है ना कोई आइडिया अगर हो तो उसको, अगर बायोलॉजी में केवल आइडिया आया हो कहीं से तो उसको हाइपोथेसिस कहते हैं, या साइंस में कहीं भी कोई भी साइंस का आपका फैकल्टी रहेगा और उसमें अगर कोई आइडिया आया है किसी चीज के बारे में, कोई नई जानकारी के बारे में, तो उसको हाइपोथेसिस कहते हैं, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है अभी तक। अगर उसका जो है ना प्रमाण के साथ प्रूव हो जाए वो आइडिया, तब उसको अब हम हाइपोथेसिस नहीं कहेंगे, अब उसे थ्योरी कहेंगे। और उस थ्योरी को अगर अधिकांश लोग या मैक्सिमम लोग उसको मान ले या सर्वमान्य हो जाए वो, तब उसको हम प्रिंसिपल या लॉ कहते हैं। ऐसा पीछे पढ़े थे। तो जो आपका अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि सेल जो था, प्लांट में भी जो बॉडी था सेल का बना हुआ था, एनिमल में भी बॉडी जो है ना वो सेल का बना हुआ था। और इस बात को क्रमीय रूप में स्लाइडन और श्वान के द्वारा बताया गया। इसी से एक बात जन्मा, सेल हाइपोथेसिस या सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी जो है उस पर हम बात करें तो ये कि सेल हाइपोथेसिस है वो दिया गया था स्वान के द्वारा। उसमें उनका कहना था कि किसी भी प्लांट या एनिमल, कोई भी ले लो, कोई भी प्लांट हो कोई भी एनिमल हो, उसका जो बॉडी होता है वो बना होता है सेल्स का और उसके प्रोडक्ट्स का। ये बात कहलाता है क्या? सेल हाइपोथेसिस। दिया कौन था? दिया था स्वान ने। लेकिन इसी के जगह पर, सेल हाइपोथेसिस के जगह पर अगर सेल थ्योरी का बात हो जाए तब क्या लिखेंगे कि सेल थ्योरी दिया गया था स्लाइडेन एंड स्वान द्वारा। दोनों के बातों को एक साथ कहा जाता है सेल थ्योरी। हाँ, क्योंकि प्रूव हुआ तो दोनों का बात प्रूव हुआ, इसलिए सेल थ्योरी अगर आएगा एग्जाम में तो क्या मारेंगे, कौन बताया था इसको, कौन दिया था? स्लाइडेन एंड श्वान ने। लेकिन अगर सेल हाइपोथेसिस आएगा, प्रपोज्ड हाइपोथेसिस आएगा, तो इसको कौन दिया था? आपका श्वान ने दिया था। अब यहां पर एक कंफ्यूजन था, ठीक है। वो कंफ्यूजन क्या, और बोला कि ठीक है प्लांट और एनिमल के जो बॉडी होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं, तो ये बताइए कि सेल्स आते कहां से हैं, नए सेल्स कहां से आते हैं? आखिर सेल का बना हुआ है तो नया सेल कैसे आता है? पूरा तो इनका कहना था कि उसके बारे में ज्यादा आइडिया हमको नहीं है, ठीक है, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये इन दोनों के द्वारा नॉट एक्सप्लेन्ड हो गया, एक्सप्लेन्ड, ठीक है। ये दोनों एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नए सेल कहां से आते हैं। इसके लिए एक और आपके आगे जो है ना साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस बात को बताया कि नए सेल्स कहां से आते हैं। उनका नाम था रुडोल्फ विर्चाउ। रुडोल्फ विर्चाउ का कहना था, 1855 का घटना है, इन्होंने क्या देखा कि पुराने सेल्स जो है वो डिवीजन करके नए सेल्स का निर्माण करते हैं। अर्थात इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला, है ना।
ओमनिस सेलुला ई सेलुला, अर्थात न्यू सेल्स एराइज फ्रॉम ओल्ड वन या प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये कहना था उनका कि नए सेल्स जो आते हैं वो कहां से आते हैं, पुराने सेल से आते हैं, जो पहले से मौजूद सेल हैं उनसे आते हैं। तो ये आपका नए सेल कहां से आते हैं उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया रुडोल्फ विर्चॉव के द्वारा। अब उस बात को यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं हम, ठीक है। सेल थ्योरी है वो क्या है, सब्जेक्ट में अगर आ जाए लिखने के कि सेल थ्योरी क्या है तो आराम से बता देना कि सेल थ्योरी जो है स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया था। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया था, और उसी में लिख लेना है बाय स्लाइडन एंड स्वान एंड मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विर्चॉव। ठीक है, क्या है भाई, अब उसमें अगला पॉइंट हो जाएगा, मतलब कि सेकंड पॉइंट हो जाएगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ये सबसे प्रमुख है। अगर सेल थ्योरी का कहो तो ये पहला पॉइंट है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो सेल के बने होते हैं या सेल के प्रोडक्ट्स के बने होते हैं। दूसरा जो कि आपका रुडोल्फ विर्चॉव का बात था उसको जोड़ देना है, न्यू सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नए सेल्स का निर्माण किससे होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। और तीसरा बात क्या है, द एक्टिविटीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिम्स आर आउटकम या रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट सेल्स। जिस सेल्स का बना होता है ऑर्गेनिज्म, उस सेल्स के एक्टिविटीज और आपसी संबंध जो होते हैं, आपसी जो गतिविधियां होती हैं सेल्स के, उसी के कारण वो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी गतिविधियां होती, ऑर्गेनिज्म में गतिविधियां नजर आती हैं। ठीक है, कि जो भी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म था उसमें अगर लाइफ का बात करेंगे तो लाइफ के लिए सबसे छोटा जो यूनिट है वो कौन था, सेल था। लेकिन जब इन तीनों का खोज हुआ या इनका खोज होना शुरू हुआ और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खोज के साथ, तो देखा गया कि 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें वायरस है, वायरॉइड है, प्राइन है, ये तीनों के तीनों जो हैं सेल थ्योरी के अपवाद हैं। कैसे अपवाद है भाई, तो इनमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है, मतलब सेल का बात ही नहीं है। और जब सेल का बात ही नहीं है मतलब कह सकते हो कि ये नॉन सेलुलर है, एक तरह से ये नॉन सेलुलर है, लेकिन लिविंग जैसा काम करते हैं। इनमें सेल है ही नहीं और तब भी ये जीवित रहते हैं। तो ये जो है समस्या एक आ गया। अगर आपको वो थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा आप लोगों को, और नहीं है तो यहाँ पर हम देखते हैं, पीछे के क्लास में भी देखे होंगे कि वायरस जो होता है वो सिर्फ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। और न्यूक्लिक एसिड में भी कौन, या तो डीएनए या आरएनए। जैसे अभी कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस जो है ना वो सिर्फ 2 ही चीज का बना हुआ है। उसका जो बॉडी है, उसकी जो रचना है, वो आपका दो आपका अवयवों का, कंपोनेंट्स का बना हुआ है। एक तो प्रोटीन का कोट है जो बॉडी को चारों तरफ से घेर के रखता है, उसका पूरा बॉडी जो है ना वो प्रोटीन का कोट का बना हुआ है, और बीच में उसका जेनेटिक मटेरियल है जो कि आरएनए का बना हुआ है। तो उसका बॉडी सिर्फ 2 ही चीज का है, बाकी उसमें ना तो वाटर है ना कुछ और है। अगर हम चाहें तो हम आपको एक फिगर से उसको समझाना चाह रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये वायरस है, ऐसे वायरस है, ये वायरस है, इस तरह का वायरस है। मान लेते हैं ये कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस है। तो आपके मन में आएगा कोरोना वायरस है किस चीज का बना हुआ, तो देखो ये जो है ना बाहर वाले जो दिखा रहे हैं ये है प्रोटीन कोट, प्रोटीन का कोट है, कवर है। और अंदर में इसका जो होता है वो आरएनए होता है, ऐसे। ये है आरएनए, मतलब न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए भी दोनों नहीं, बस यही 2 को है। ना तो इसमें वाटर है, ना इसमें जो है ना प्रोटीन है। अंदर में ऊपर से प्रोटीन का कोट है, अंदर में कुछ और नहीं है।
तो आरएनए है और प्रोटीन है केवल। प्रोटीन का एंजाइम जो होता है, मतलब कि एक्टिव जो प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम के रूप में, वो भी नहीं है। इवन इसमें फैट भी नहीं है, इवन और इसमें क्या नहीं है, तो इसमें आपका कुछ और भी इसमें जो होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, वो सब भी नहीं है। तो हम सिर्फ वायरस लिख के दिखाना चाह रहे हैं। वो कोरोना को छोड़ दीजिए, और उसमें थोड़ा सा जो है ना वो फैटी है क्या है नहीं है उसको हम छोड़ देते। हम यहाँ पर बात करते सिर्फ किसका, प्रोटीन, प्रोटीन कोड का और किसका, आरएनए का बना हुआ है। तो इन सबों में यहाँ पर एक समस्या आ गया कि ये जो वायरस था उसमें वाटर भी नहीं था, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं था, प्रोटीन भी नहीं था, सिर्फ क्या था, प्रोटीन था लेकिन स्ट्रक्चर के रूप में, हाँ एंजाइम के रूप में नहीं था, प्लस न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में भी जैसा कि हम बता रहे हैं, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। जबकि सामान्य जो सेल होता है, नॉर्मल सेल होता है, उसमें डीएनए आरएनए दोनों एक साथ रहते हैं। तो वायरस जो होता है उसका शरीर सिर्फ दो ही चीज का बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। दूसरा था वायरवायड। वायरवायड तो और गजब था। इसका जो बॉडी था वो सिर्फ और सिर्फ बना हुआ था ओनली ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। इसका बॉडी केवल न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ था, और उसमें भी मेनली आपका आरएनए के रूप में। और प्रायन तो और जबरदस्त था, प्रायन तो और जबरदस्त निकला। क्या देखा गया प्रायन के बारे में कि इसका जो बॉडी था वो सिर्फ ओनली ऑफ प्रोटीन। इसमें न तो फैट था, न कार्बोहाइड्रेट था, न आपका न्यूक्लिक एसिड था, न इसमें वाटर था, कोई भी चीज नहीं था। इसलिए यहां पर समस्या आ गया। ये तीनों जो है, और भी ऑर्गेनिज्म है लेकिन मुख्य रूप से ये तीनों जो है, इनको हम सेल थ्योरी का एक्सेप्शन मानते हैं। क्यों भाई, पीछे हम लोग देखे थे कि कोई भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक यूनिट सेल होता है, और सेल में साइटोप्लाज्म होता है, वाटर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन एंजाइम के रूप में भी होता है। ठीक है, एंजाइम जिसको बोलते हैं ना, कैटलिस्ट एंजाइम। और तो और उसमें और भी कई तरह के मिनरल्स होते हैं, वाटर काफी मात्रा में था। लेकिन ये जो आपके तीन मिले, वायरस, वायरवायड और प्रायन, ये तीनों लिविंग जैसा काम करते हैं, ऑर्गेनिज्म जैसा रहते हैं, लेकिन इनमें केवल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड था वायरस में, वायरवायड में केवल न्यूक्लिक एसिड था, और प्रायन तो और हट कर निकला, वो उसमें केवल प्रोटीन होता है। तो ये आपका एक्सेप्शन हो गया। और सेल को शुरू करते हैं। ठीक है ना, सेल क्या है, इसके शेप जो है, हम क्या बोले कि उसका शेप जो होता है सेल्स का, वो वेरी करता है उसके फंक्शन या एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली। जैसा फंक्शन या एक्टिविटी करना होता है, उस स्थान का जो सेल होता है वो अकॉर्डिंगली बदल जाता है, उसका शेप बदल जाता है। साइज तो पीछे हम देखे थे। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं ब्लड सेल्स का। ब्लड सेल में दो सेल है जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी। हम लोग नाम भी सुने हैं और पढ़े भी होंगे पीछे के क्लास में। आरबीसी जो होता है वो आपका रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स उसको बोलते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। आरबीसी का जो काम है वो रिस्पायरेटरी गैस को ले जाना है, लाना है, मतलब मेनली O2 का, है ना, मेनली O2 को ये क्या करता है, कैरी करता है, कैरी फॉरवर्ड करता है। तो इसको अगर किसी चीज को ढोना है तो अंदर से क्या होगा, खाली होगा, और खाली होगा तो ज्यादा मात्रा में ढो पाएगा ये। इसलिए अंदर से देखिए ये क्या है, हॉलो है, खाली है। क्यों भैया, कैसे बोले, क्योंकि न्यूक्लियस देखो, ये सब में न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस गायब हो गया तो स्पेस क्या हुआ, बढ़ गया, ये अपनी जगह को बढ़ा लिया, क्योंकि इसको कैरी करना है। और गोलाकार हो गया, गोलाकार होने से उसका सरफेस एरिया क्या होगा,
वो आपका पूरा बड़ा हो जाएगा, जिससे ये जल्दी इजीली जो है ना वो ऑक्सीजन को या CO2 को पकड़ पाएगा और छोड़ पाएगा। मतलब कि ये आराम से उसको रिलीज कर पाएगा और जल्दी से ले पाएगा। तो फंक्शन के अकॉर्डिंगली इसका शेप क्या हो गया, सर्कुलर भी हो गया। बाइकॉनकेव है ना, बाइकॉनकेव होने से भी सरफेस एरिया इसका बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ने के कारण O2 CO2 का डिफ्यूजन होना इसके लिए आसान हो गया। और चूंकि अंदर से देखिए न्यूक्लियस नहीं है, तो कैरी करना भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये आपका हीमोग्लोबिन रखता है प्रोटीन को, और हीमोग्लोबिन में कौन पकड़ाता है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ले जाता है। तो जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन इसमें आएगा। लेकिन WBC को देख लीजिए, WBC का काम क्या था, किल करना, मारना एंटीजन को। एंटीजन किसको बोलते हैं, तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बाहर से आपके बॉडी के अंदर घुस रहा है, इसलिए उसको फॉरेन बोल रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। तो फॉरेन पार्टिकल्स या जो आपका मॉलिक्यूल्स होता है जो बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, उसको ये समाप्त करता है, उसको मारता है और उससे बॉडी को आपको बचाता है। इसके लिए इसको मूव करना पड़ेगा एक जगह से दूसरे जगह, और सेल है, यूनिसेलुलर है, तो मूव करने के लिए इसका सेल क्या होगा, हमेशा जो है तो वो आपका एक शेप में नहीं रह सकता है। इसलिए इसका जो रचना होता है अमीबॉइड होता है ना, अमीबा जैसा होता है, जहां तक प्रोट्रूजन निकला होता है। और इसमें न्यूक्लियस होता है जो कि क्या करता है, वो जो फॉरेन आने वाले जो हैं, फॉरेनर जो हैं, जिनको एंटीजन बोल रहे थे, उनको ये आराम से समाप्त कर पाता है। तो ये इसका शेप कैसा हो गया, अमीबॉइड हो गया। और भी कुछ एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे जाइलम। जाइलम जो है एक टिश्यू है, और जाइलम में सेल्स कई प्रकार के थे, जिसमें सीड सेल्स थे फ्लोएम में। हाँ, जाइलम में था कौन भाई, तो अगर जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम फाइबर्स। फिर जाइलम में 4 तरह के सेल्स होते हैं, अगर पीछे का याद होगा तो आपको बताए थे, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। और सबका अलग अलग काम था, अलग अलग शेप था। तो जिसको जो काम करना है उसको क्या करना था, वाटर और मिनरल्स को लाना ले जाना था। तो कैसा हो गया, लॉन्ग हो गया, लंबा पाइप नुमा। कौन भाई, तो सीब ट्यूब हो गया किसमें, फ्लोएम में। और जाइलम का अगर बात करें तो उसमें 2 था, एक था ट्रैकिड और एक था वेसल। चेंज कर लिया आपने शेप को, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उनका शेप अलग अलग हो जाता है, क्योंकि उनको अपना अलग अलग फंक्शन करना होता है। जैसे आपके इंटेस्टाइन में कॉलुमनर एपिथेलियल सेल पाए जाते हैं, और ये जो कॉलुमनर एपिथेलियम सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये इनका लंबाई बढ़ जाता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर पाते हैं, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इनका बढ़ जाता है। तो ये आपको कुछ दिमाग में रखना है, हमारे जो उनका आपका जो सेल्स होता है वो अलग अलग हो जाता है। अलग अलग प्रकार के सेल्स जो होते हैं अलग अलग शेप के होते हैं। इसका रीजन क्या है, उनका फंक्शन जो है ना, उसके आधार पर ही उनका आपका, हमको लगता है नर्व सेल के बारे में अगर कोई आपसे पूछे कि नर्व सेल का शेप लंबा क्यों होता है, तो आराम से बोलोगे कि उसका काम क्या है, ट्रांसमिट करना सिग्नल को, सूचना के सिग्नल को ले जाना है। तो अगर सिग्नल को ले जाना है तो गोलाकार तो नहीं हो सकता है, वो उसको लंबा होना पड़ेगा, धागा जैसा होना पड़ेगा, तार वायर जैसा होना पड़ेगा। और इसीलिए न्यूरॉन कैसा हो जाता है, वायर जैसा होता है। ट्रैकिड्स या वेसल कैसा होता है, पाइप जैसा होता है, क्योंकि उसको वाटर को और मिनरल्स को कैरी फॉरवर्ड करना है। सीप ट्यूब कैसा होता है, नली नुमा होता है, क्योंकि उसको भोजन को ले जाना है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर फंक्शन के आधार पर सेल के शेप, हम बोल रहे हैं कि सेल्स को 2 भाग में बांट सकते हैं। आधार है उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या था, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, सेंट्रल स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, जो कि पाया जाता है सेल में। अभी फिलहाल यही समझ, अगर ये प्रेजेंट है तो उस सेल्स को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोट्स। ये यूकैरियोटिक सेल्स कर लो, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है।
यूकैरियोट्स तो ऑर्गेनिज्म का नाम हो जाएगा, यूकैरियोटिक सेल्स। और जिसमें आपका नहीं होता है उन सेल्स को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब था ट्रू न्यूक्लियस वाले सेल्स, अर्थात वैसे सेल्स जिनमें आपका मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई था या होता है, और जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई नहीं होता है उसको बोलते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला सेल्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब इसके ऑर्गेनिज्म का अगर बात करें, ये तो सेल आवाज शायद जा रहा होगा आपके पास। यूकैरियोटिक किसको कहेंगे सेल्स में, तो क्लियर हो जाना चाहिए। जिसमें आपका बाउंडेड न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक, जिसमें बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है वैसे सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स, और वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बाउंडेड न्यूक्लियस है तो उनको बोलेंगे हम यूकैरियोटिक न्यूक्लियस वाला ऑर्गेनिज्म, मतलब यूकैरियोट्स। और जिसमें सेल जो है ना प्रोकैरियोटिक टाइप का है तो वैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं या प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जो भी एनिमल्स है चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो वो सब के सब यूकैरियोटिक हो जाएगा। जो भी प्लांट्स हैं चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, ग्रीन हो नॉन ग्रीन हो, जो भी प्लांट्स होंगे मतलब जिसके सेल में सेल वाल सेलुलोज का बना होगा वो सब के सब ऑर्गेनिज्म प्लांट्स कहलाते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो चाहे ग्रीन हो चाहे नॉन ग्रीन हो वो सब इसमें आ जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल रखते हैं। इसी तरह से जितने फंजाई होंगे चाहे माइक्रो फंजाई के रूप में हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में हो या थोड़ा बड़े हो, जैसे फंगस वगैरह में मशरूम आता है, फंगस में मशरूम आता है वो बड़ा होता है थोड़ा, तो वो आपका सारे के सारे जो है ना यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे। प्रोकैरियोटिक जो है ना ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोटिक सेल रखने वाला ऑर्गेनिज्म कौन है, तो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोचीटी है, माइकोप्लाज्मा है, आर्कीबैक्टीरिया है, ये सब के सब जो है ना इसमें और भी अगर मन हो तो कर लेते हैं। आर्कीबैक्टीरिया वगैरह जो है ना इसी में आ जाता है, अभी छोड़ देते हैं इतना, रहने दो, ठीक है, वो अलग से पढ़ लेंगे। ये सब के सब जो है आपका प्रोकैरियोटिक सेल रखने वाला ऑर्गेनिज्म है। तो हमको लगता है आपके में कुछ हद तक